Hello students, this is Tagore Bal Niketan Public School. Today we will study class 8 chapter 13 sound. So sound chapter में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि साउंड क्या होता है। साउंड एक सेंसेशन होती है जो हमें सुनाई देती है विद द हेल्प ऑफ आवर ईयर। क्योंकि जितनी भी साउंड प्रोड्यूस होती है वो सभी वाइब्रेशंस होती हैं, इसीलिए वही वाइब्रेशंस हमारे कान में जाके साउंड की सेंसेशन बनाती हैं। मींस साउंड एक एनर्जी की फॉर्म है, ठीक है। जैसे हीट और लाइट होती है, ऐसे साउंड भी एक एनर्जी की फॉर्म ही होती है। और जो हमारे ईयर में हियरिंग सेंसेशन पैदा करे, ठीक है, या फिर हम जब किसी से बात करें तब जो है साउंड प्रोड्यूस होता है। साउंड को दो तरीके से हम शो कर सकते हैं, या मतलब डिफाइन कर सकते हैं। एक तो हमारी सुनने की क्षमता जो होती है, जो हम सुन रहे हैं वो साउंड है, या फिर जो हम बोल रहे हैं वो भी साउंड है, ठीक है। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ, आपको सुनाई दे रहा है, ये दोनों ही साउंड हैं। मेरा बोलना साउंड है, आपको सुनाई देना वो भी साउंड है। एनर्जी की फॉर्म होती है साउंड। तो साउंड जो है वो डिफरेंट मीडियम्स हैं उसके। जैसे मूविंग व्हीकल, वो भी आवाज़ पैदा करते हैं। टेलीविज़न से आवाज़ आती है, ठीक है। म्यूज़िक चलता है, म्यूज़िक सिस्टम है, अलार्म बजता है, तो बर्ड चिरपिंग करते हैं। डिफरेंट टाइप्स हैं साउंड के। अब बात ये करते हैं कि साउंड जो है वो बनता कैसे है, प्रोड्यूस कैसे होता है, और वाइब्रेशन से इसका क्या रिलेशन है। ये देखिए, वाइब्रेशन क्या होती है। आपने कभी किसी गिटार को या सितार को चलाते हुए किसी को देखा होगा। जब वो प्ले करते हैं तो वो क्या करते हैं, जैसे ये सितार प्ले करिए, क्या करेगी, इसकी स्ट्रिंग को हिलाएंगे, ऐसे हिलाएंगे स्ट्रिंग को। जैसे ही स्ट्रिंग हिलती है तो उसमें वाइब्रेशन पैदा होती है। वाइब्रेशन पैदा होने का मतलब ये है कि अपनी मेन पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन करना। एक फिक्स पोजीशन है, जैसे ये फिक्स पोजीशन है, उससे इधर और इधर जाना, ऐसे 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 कंपन करना। ये कंपन करना ही क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। तो जब कंपन होता है, वाइब्रेट होती है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो वहीं से साउंड प्रोड्यूस होता है। अभी आप ये सोचोगे कि हमारे अंदर से साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, क्या हमारी बॉडी भी कंपन करती है? तो हमारी पूरी बॉडी कंपन नहीं करती। एक्चुअल में जब अंदर से हवा आती है, हमारे गले में लैरिंक्स होता है, लैरिंक्स जिसको साउंड बॉक्स बोलते हैं, उसमें पत्ते जैसे दो वोकल कॉर्ड्स होती हैं। वो कॉर्ड्स जब हिलती हैं तभी साउंड प्रोड्यूस होता है, उन्हीं के थ्रू से साउंड होके आता है, ठीक है। मींस वाइब्रेशन जो है, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट को ही हम क्या बोलेंगे, अपनी मेन पोजीशन से वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन जब होती है किसी भी ऑब्जेक्ट में तो वहीं पे साउंड प्रोड्यूस होता है। ये वाइब्रेशन ही हैं जो साउंड को बनाती हैं, आप ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है। वाइब्रेटिंग बॉडी कैसे साउंड बनाती है वो देखिए। देखो, जब साउंड प्रोड्यूस होता है, या फिर आप कह सकते हो कि जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, ठीक है, और उसी को हम क्या बोलेंगे, उसका टू एंड फ्रो मोशन। ये टू एंड फ्रो मोशन में जब देखो, जैसे ही हमने, जैसे यहाँ पे एक्टिविटी में यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, प्लेट दी हुई है, और प्लेट के ऊपर ये इस चम्मच से इसको स्ट्राइक कर रही हैं ऐसे, ठीक है, इसको स्ट्राइक कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जब आप इस चम्मच को यहाँ पे स्ट्राइक करोगे तो आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। एनर्जी जब लगाएंगे तो वो एनर्जी इसके अंदर चली गई, और वो कैसे बाहर निकलेगी, वो साउंड की फॉर्म में बाहर निकलती है। वो जो एनर्जी है, क्योंकि एनर्जी का एक लॉ है कि एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है ना ही तोड़ा जा सकता है, एनर्जी की फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। तो जब हम किसी चीज़ को स्ट्राइक करते हैं, हिट करते हैं, तो वो हमारी एनर्जी जो है किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है, साउंड में कन्वर्ट हो जाती है। अगर कोई ऐसी बॉडी जो साउंड ना प्रोड्यूस करे, उसको हिट करने से, इट मीन्स वो एनर्जी उस बॉडी के अंदर चली जाती है, ठीक है। फिर वो इंटरनल इफेक्ट करती है कोई ना कोई। मीन्स एनर्जी को हम बना नहीं सकते ना तोड़ सकते हैं, एनर्जी की सिर्फ फॉर्म को चेंज किया जा सकता है। और यही फॉर्म है जो हमारी इस एनर्जी को, जो स्ट्राइक करने वाली एनर्जी है, ये किस में चेंज हो गई, साउंड में प्रोड्यूस हो गई, चेंज हो गई, ठीक है। ये वाइब्रेशंस बन के फिर बाहर निकलती हैं टू एंड फ्रो मोशन करके। फिर हम इनको महसूस कर सकते हैं अपने कान से, क्योंकि यही वाइब्रेशंस हमारे कान में जाती हैं और हम इनको बिल्कुल एज अ साउंड महसूस करते हैं, सेंसेशन होती है, ठीक है। देखो, जब कोई ऑब्जेक्ट जैसे मान लो पेंडुलम है और वो वाइब्रेट करता है, या फिर ओसिलेट, आप कह लो ओसिलेट करता है, टू एंड फ्रो मोशन करता है, या बैक एंड फोर्थ मोशन करता है, तो
जैसे मान लीजिए हमने ये पेंडुलम लटका दिया यहाँ से, ठीक है, ये पेंडुलम लटका रखा है और ये पेंडुलम टू एंड फ्रो मोशन करता है जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है, ठीक है। अगर ये बॉब जो है नीचे, इसको बॉब बोलते हैं, ये जो नीचे मेटल की बॉल होती है ना, इसको बॉब बोलते हैं। तो ए इसकी मेन पोजीशन है, मेन पोजीशन से ये पहले इधर गया, फिर वापस आया, वापस आने के बाद फिर इधर गया, फिर इधर से ये यहाँ पे वापस आया, मेन पोजीशन फिर आ गया, मतलब अपनी मेन पोजीशन से बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करता है, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। तो यहीं से हम डिफरेंट जो टर्म्स हैं इसकी वो रिलेट कर सकते हैं, जैसे एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन। कैसे? देखो, वाइब्रेशन जो रिलेटेड है वो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी होता है एक सेकंड में कितने टर्न्स आते हैं, जैसे ए से गया यहाँ पे, यहाँ से गया यहाँ पे और यहाँ से वापस ए के ऊपर, तो ए से चल के दोबारा ए पे आने में ये एक सेकंड में कितने ऐसे चक्कर लगाता है। अगर एक सेकंड में ऐसे 10 चक्कर लगाए जाते हैं या 5 चक्कर लगाए जाते हैं या 4 चक्कर लगाए जाते हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी, जैसे मान लो ये एक सेकंड में यहाँ पर गया, यहाँ पे गया और यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे आया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, फिर ऐसे करके 4 बार हो गया, तो एक सेकंड में मान लो 4 बार आ गया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 4 हर्ट्ज, 4 हर्ट्ज HZ, ठीक है, ऐसे लिखेंगे 4 हर्ट्ज HZ जो है हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है जिसमें फ्रीक्वेंसी को मापते हैं, ठीक है। एक सेकंड में कितने टर्न्स लगाता है, मतलब अपनी मेन पोजीशन से कोई भी वेव कितनी बार घूमती है एक सेकंड में, वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी का उल्टा टाइम पीरियड होता है, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल क्या होता है, टाइम पीरियड। इसमें एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी काफ़ी टर्म्स हैं। सबसे पहले एम्पलीट्यूड को पढ़ते हैं। एम्पलीट्यूड क्या होता है? जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, जैसे यहाँ पे सेंट्रल पोजीशन में ऐसे बॉब था, इधर कितना जाता है, इधर कितना जाता है, तो जो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा वो उसका एम्पलीट्यूड होगा। मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द बॉब, मैक्सिमम डिस्टेंस बॉब का जहाँ तक जाएगा वो उसकी उतनी एम्पलीट्यूड हम बोल देंगे कि इसका इतना ज़्यादा एम्पलीट्यूड है। ज़्यादा ऊपर जाएगा ज़्यादा एम्पलीट्यूड है, थोड़ा ऊपर जाएगा तो थोड़ा एम्पलीट्यूड होगा। टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड होगा कि टाइम टेकन बाय पेंडुलम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, कि एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा। जैसे ए से गया, ए से बी गया, बी से दोबारा ए पे आके सी पे गया, सी से फिर दोबारा ए पे आ गया, ये एक चक्कर हो गया पूरा। ए से गया, ए पे ही वापस आ गया दोनों तरफ घूम के, तो वो हो गया एक चक्कर। तो एक चक्कर लगाने में जितना भी टाइम लगेगा उस बॉब को, पेंडुलम के, तो उसको हम बोल देंगे उसका टाइम पीरियड। ये होता है टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, ठीक है। जैसे मान लो एक चक्कर लगाया और एक चक्कर लगाने में इसको मान लो 1 सेकंड लग गया, तो वो क्या हो जाएगा उसका 1 सेकंड टाइम पीरियड। 2 सेकंड भी हो सकता है, 3 सेकंड हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो टाइम पीरियड कितना भी हो सकता है, ठीक है जी। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को मैंने आपको पहले ही बता दिया, जैसे 1 सेकंड में जितने भी चक्कर लगाए जाएं वही उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। या फिर आप कैसे निकाल सकते हो फ्रीक्वेंसी को, अगर आपको टाइम पीरियड पता हो तो उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, टाइम पीरियड को उल्टा कर दीजिए। जैसे 2 सेकंड है तो 1/2, 4 सेकंड है तो 1/4, यही फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो 2 तरीके से आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो कि 1 सेकंड में कितने चक्कर, या फिर जितना टाइम पीरियड है उसका रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो, 1 के बाय में कर दो, वो क्या आ जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है। तो जो एम्पलीट्यूड होता है साउंड का वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है, ठीक है। जो टाइम पीरियड होता है वो इक्वल होता है टाइम टेकन बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, मतलब एक वाइब्रेट करने में उसको कितना टाइम पीरियड लगता है उसको टाइम पीरियड बोलेंगे। और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है मेन पोजीशन से वो जितना ऊपर जाएगा वो उसका एम्पलीट्यूड होगा। और जो फ्रीक्वेंसी है वो होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड, कि 1 सेकेंड में कितनी वाइब्रेशंस बॉब लगाता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मूविंग पेंडुलम्स बॉब, ठीक है। जब बॉब घूमता है पेंडुलम अपनी मेन पोजीशन से तो उसमें एम्पलीट्यूड क्या है, टाइम पीरियड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, इनकी यूनिट भी होती हैं। जो एम्पलीट्यूड होता है उसको हम मीटर में चेक करते हैं, ठीक है। जो टाइम पीरियड होता है उसको सेकंड में चेक करते हैं, हमेशा ऐसा यूनिट जो है इंटरनेशनली देखा जाए तो वो सेकंड ही होगी। फ्रीक्वेंसी की यूनिट जो होगी वो होती है हर्ट्ज। ये एक साइंटिस्ट थे जर्मन के फिजिसिस्ट हेनरिच आर हर्ट्ज, उन्होंने अपने नाम पे ही यूनिट दी थी इसकी,
HERTZ इसका पूरा नाम है, शॉर्ट में लिखते हैं कैपिटल H और ऐसे छोटा करके Z लिखते हैं, और यही हम पीछे लगाते हैं यूनिट के, जैसे ये लिखा हुआ है 4 हर्ट्ज़ या 4HZ ऐसे करके, ठीक है। ऐसे आपने फ्रीक्वेंसी की यूनिट को पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो में हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड पढ़ेंगे, ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड कौन से होते हैं, मतलब जो सुनाई देते हैं, जो सुनाई नहीं देते, ह्यूमन बीइंग की कितनी फ्रीक्वेंसी होती है साउंड सुनने की, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, ये सभी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले आपने एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड साउंड और वाइब्रेशंस क्या होते हैं, इनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। ओके, थैंक यू।